तो हेलो मैं होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को कोशिका के बारे में और उसके बाद में ऊतक के बारे में अच्छे से विस्तार में जानकारी दे दी है। इसके बाद में अब हम तंत्र की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम श्वसन सबसे पहले समझते हैं श्वसन तंत्र को। तो जो मेरे खुद के पर्सनल नोट है ना, उसमें जो श्वसन तंत्र होता है उसे सबसे पहले समझना होता है फेफड़े के बारे में, क्योंकि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग ही वही है। तो जो मेरे खुद के नोट्स हैं उसमें फेफड़ा जो मतलब बनाया हुआ है मैंने, वो अपने समझ के हिसाब से बनाया था। तो ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये फेफड़े का चित्र ड्रॉ किया है। एक्चुअली मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा नहीं बनना है, लेकिन समझने के लिए प्लीज़ इसी से समझ लीजिए और ड्राइंग चित्र पे ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। तो उसमें श्वसन तंत्र के सबसे पहले अंग होता है आपका नासा छिद्र। हम जो भी ऑक्सीजन जो भी ग्रहण करते हैं तो वो हमारी नासा छिद्र, हमारी जो नाक होती है उसमें 2 छेद होते हैं जिसको बोलते हैं नासा छिद्र। उसके बाद नासा छिद्र के बाद में हमारी जो ऑक्सीजन वो जाती है नासा कपाट में, जो यहाँ पे देखिए हड्डी जैसी दिखाई देती है नाक में। ऊपर की ओर दोनों आँखों के बीच में जो जगह होती है, वो जहाँ पे मारने पे बहुत तेज़ से चोट लग जाती है, उसको बोलते हैं नासा कपाट। उसके बाद होता है आपका फेरिंग्स, जिसको बोलते हैं ग्रसनी। तो हमारा चाहे श्वसन तंत्र हो या हमारा पाचन तंत्र हो, हमारा भोजन हो या फिर हमारी श्वास हो, तो ये दोनों ही हमारी ग्रसनी से होकर जाती हैं। तो जब हम पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो वो आपको हम ग्रसनी का उसमें बता देंगे, भोजन के आधार पर ग्रसनी का क्या रोल है। उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में आपका आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोलते हैं स्वर यंत्र। जहाँ से हम बोल रहे हैं, जो कंठ होता है जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं स्वर यंत्र। उसके बाद में आती है ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं श्वास नली। और उसके बाद में आता है श्वास नली के बाद आता है आपका ब्रोंकाई। उसके बाद में आता है ब्रोंकियोलिस। उसके बाद में आती है एल्वेली। एल्वेली के बाद में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, और वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कैसे शरीर से बाहर निष्कासित होती है, उसको हम पूरा अच्छी तरीके से आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से जो हम समझा रहे हैं उसको देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि श्वसन होता क्या है। हमारी सांस जो होती है, जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लेते क्या, हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारी सांस जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को हम श्वसन मार्ग कहते हैं, और जो अंग इसमें सहायता करते हैं उन अंगों को हम श्वसन तंत्र के अंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं फेफड़े के बारे में। तो नासा छिद्र मैंने आपको बता दिया, नासा कपाट आपको बता दिया, फेरिंग ग्रसनी आपके जो भोजन जहाँ से करते हैं, ऐसे ऐसे मुंह में उंगली डालिएगा तो यहाँ पे आपको आपकी ग्रसनी, जिसको हलक भी बोलते हैं, बोल तो उसको हलक भी बोलते हैं, फेरिंग्स दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में स्वर यंत्र जो गले में होता है, उसके बाद में ट्रैकिया से यहाँ पे स्टार्ट है, देखिए। तो जो ये स्वर यंत्र के बाद में गले के बाद में आपकी ये ट्रैकिया स्टार्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसको बोलते हैं ट्रैकिया, और इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया, और हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, श्वास नली। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन आती है तो ये जो आप इस तरीके की शेप देख रहे हैं, ये आपके कार्टिलेज, सी आकार के कार्टिलेज लगे होते हैं। ये इस वजह से लगे होते हैं कि जो ये ट्रैकिया की जो दीवारें हैं ये आपस में चिपके नहीं, ठीक है। ये इसमें जो वायु आती है और जाती है तो ये सिकुड़ के आपस में चिपके नहीं, इस वजह से ये कार्टिलेज के आपके सी आकार के छल्ले यहाँ पे लगे होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज के ये सी आकार के छल्ले होते हैं, ठीक है। और ये जो आप ये देख रहे हैं फेफड़े के बाहर की ओर, तो इसको जो ये फेफड़े की बाह्य झिल्ली कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्यूरल और मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन। और इसको प्यूरा भी बोलते हैं, इसको प्यूरा भी बोलते हैं, प्यूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्यूरा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो इसकी बाह्य झिल्ली होती है। इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है, इसकी 2 परतें होती हैं, ठीक है। ये जो बाह्य झिल्ली होती है ये आपके नीचे जो है ये है आपका डायाफ्राम। क्या है आपका, ये आपका है डायाफ्राम।
आपकी जो ये नीचे की जो झिल्ली आपकी जो प्यूरल मेम्ब्रेन की जो बाहरी झिल्ली होती है, जो बाहर की ओर जो झिल्ली की 2 परतें होती है, इसमें जो बाह्य परत होती है ये आपके डायाफ्राम से, यहाँ देखिए ये आपके डायाफ्राम से जुड़ी होती है। और जो आपकी आंतरिक झिल्ली होती है प्यूरल मेम्ब्रेन की, जो आंतरिक झिल्ली होती है ये आपके फेफड़े से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये करती क्या है, ये आपकी प्यूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये आपके फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब फेफड़े पे कोई भी चोट और कोई भी आघात ना लगे, इससे ये हमारे फेफड़े को सुरक्षित रखती है। तो अब होता क्या है, ये जो ट्रैकिया होती है, हमारी जो श्वास है इस ट्रैकिया के माध्यम से यहाँ से आती है। ठीक है, ट्रैकिया से आती है। मैंने आपको ट्रैकिया के बाद क्या बताया था, ये आपकी होगी है ट्रैकिया। और आपके ट्रैकिया के बाद मैंने आपको बताया था ब्रोनकाई। क्या बताया था, ट्रैकिया के बाद ब्रोनकाई। तो ये जो आप ये लंबी संरचना देख रहे हैं इसको आप बोलते हैं ब्रोनकाई। एक सेकेंड इधर लिख देते हैं। जो लंबी संरचना होती है इसको बोलते हैं ब्रोनकाई। ये ट्रैकिया, पहले जो ट्रैकिया एक उसमें आता है, सिंगल उसमें आता है, फिर ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये एक इधर ब्रोनकाई होगी, एक आपकी इधर ब्रोनकाई होगी। फेफड़े 2 होते हैं ना, आपकी संख्या में 2 होते हैं फेफड़े, तो एक जो है ब्रोनकाई इधर चली गई, एक ब्रोनकाई इधर चली गई। वो ब्रोनकाई से आपका क्या निकलता है, ब्रोनकाई से ये जो आपके निकले हैं इनको बोलते हैं ब्रोनकियोलस। इनको क्या बोलते हैं, ये आपकी होगी ब्रोनकाई। ठीक है, ये जो हो गई आपकी ये ब्रोनकाई हो गई। और ये जो ब्रोनकाई से निकले हैं, ये ब्रोनकाई से सब तीनों जुड़े हुए हैं, ये इनको बोल दिया ब्रोनकियोलस। ब्रोनकियोलस। ठीक है, तो ये आई आपकी ट्रैकिया बट गई 2 भागों में, 2 भागों में बट के फिर ये और भागों में बट गई। तो जो ट्रैकिया एक उसमें आई सिंगल उसमें, तो उसको बोला ट्रैकिया। जब ये 2 भागों में बट गई तो इसको बोला आपने ब्रोनकाई। और जब ये बहुत से भागों में विभाजित हो गए तो उसको बोला ब्रोनकियोलस। ठीक है, ब्रोनकियोलस के बाद में ये हो गया आपका, ये गुच्छेनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं आपके एल्वेली। इसको क्या बोलते हैं, एल्वेली। ठीक है, एल्वेली, इसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक। दिख नहीं रहा आप लोग को ना, वायु कोष्ठक। ठीक है, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। तो आपने अभी क्या देखा, अब मान लीजिए जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, मान लीजिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन आ रही है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नासा छिद्र से होकर आई, नासा कपाट में गई, नासा कपाट के बाद आपके फेरिंग्स यानी ग्रसनी में गई, ग्रसनी के बाद आपके लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र में गई, स्वर यंत्र के बाद में सीधे ये आई आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया में गई आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद ट्रैकिया के बाद में आपके ब्रोनकाई में गई, ये जो 2 भागों में विभाजित होगी ब्रोनकाई में गई, और फिर ये बहुत से भागों में विभाजित हो गई तो ब्रोनकियोलस में गई। ब्रोनकियोलस में गई आपकी एल्वेली में। एल्वेली आपकी क्या थी, ये आपकी गुच्छेनुमा संरचना थी, गुच्छेनुमा संरचना में गई। उसके बाद में ब्लड में आपके क्या था, ब्लड में था आपका हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन यहाँ फेफड़े में आता है, और इस जो एल्वेली में आपकी जो ऑक्सीजन है, तो आप वो जो हेमोग्लोबिन आया वो संपूर्ण शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर कौन गया, ब्लड का हेमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर चला गया, और जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के गया तो जिस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे आई है उसी तरीके से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी। तो ऑक्सीजन आई कैसे थी, आपके नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ब्रोनकाई, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनकियोलस, एल्वेली वायु कोष्ठक थे, इसमें आपकी ऑक्सीजन आई थी। ठीक है, ऑक्सीजन को कौन ले गया, आपका रक्त का हेमोग्लोबिन ले गया। वो कहाँ पे ले गया और यहाँ पे छोड़ के क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के गया। कार्बन डाइऑक्साइड आपके आई इस एल्वेली में, उसके बाद ब्रोनकियोलस में, उसके बाद ब्रोनकाई में, उसके बाद में ट्रैकिया में, उसके बाद में फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, नासा कपाट और नासा छिद्र से आपके शरीर से बाहर निकल गई। ठीक है, तो जैसे आपकी एक वायु आई और दूसरी एक गैस आई और दूसरी गैस आपकी चली गई, तो यह आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीजन आई थी आपके ट्रैकिया में आई, उसके बाद ब्रोनकाई में गई, ब्रोनकियोलस में गई, एल्वेली में गई। एल्वेली से आपका हीमोग्लोबिन उसको लेकर
रक्त में जो हीमोग्लोबिन था उसको लेके चला गया। तो लेके आपको कहाँ गया, मैंने आपको कोशिका में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी बनते हैं और क्रेब्स चलता है। तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन होएगी तभी तो आपके वो पायरुविक एसिड टूटेंगे और आपके वो 38 एटीपी का निर्माण होएगा। तो वहाँ ये जो हीमोग्लोबिन था इस ऑक्सीजन को लेके आपके माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वहाँ पायरुविक एसिड टूटे और 38 एटीपी का निर्माण हुआ और एक ग्लूकोज बना। ठीक है, तो वहाँ पे ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चला उसको हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया हुई उसको हमने आंतरिक श्वसन बोला, और जो फेफड़े में श्वसन की प्रक्रिया हुई उसको हमने बाह्य श्वसन बोला। जो क्योंकि ये बाहरी रूप में हो रहा है तो उसको बाह्य श्वसन, और जो कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा तो वो आंतरिक श्वसन कहलाया। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आप नीचे क्या देख रहे हैं, ये नीचे इस तरीके की संरचना है, ये आपका है डायाफ्राम। ये क्या है, डायाफ्राम। तो जो हमारे जो फेफड़े है, फेफड़ा जब गैस ले रहा है और छोड़ रहा है तो उस पर थोड़ा दबाव पड़ रहा है। तो ये जब ये डायाफ्राम यहाँ से इसको पुश करता है तो आपकी गैस बाहर निकलती है, और उसके बाद में जब फिर नीचे जाता है तो ये ऊपर नीचे होता है। तो ये जब नीचे जाता है तो गैस अंदर आती है, और जब ये पुश करता है तो शरीर से गैस बाहर निष्कासित होती है। ठीक है, तो डायाफ्राम आपके श्वसन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये करता है क्या है, ये नीचे ऊपर और नीचे जाता है। जब ये नीचे जाता है तो आपकी गैसें अंदर आती हैं, और जब ये ऊपर की ओर पुश करता है तो ये आपकी गैसें शरीर से बाहर निष्कासित होती हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये डायाफ्राम काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें ये जो दबाव देने का कार्य है फेफड़े को, वो आपके कौन करता है, पसलियाँ करने लगती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को समस्याएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग फेफड़े का ये अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन आई, कहाँ पे गई, कहाँ पे आंतरिक श्वसन हुआ, कहाँ पे बाह्य श्वसन हुआ। अब हम अपने नोट्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। मेन आप लोग को ये फेफड़ा समझाना था, इसमें कहाँ पे क्या आता है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अपने नोट्स के माध्यम से आप लोग को पूरा उसका डिटेल दे देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये देखिए आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हाँ, देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था, श्वसन तंत्र। तो श्वास जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं, और जो अंग इसमें सहायता करते हैं उसे श्वसन तंत्र के अंग कहते हैं। मैंने आपको ये बताया कि श्वास जिस मार्ग से आती है और जाती है तो उस मार्ग को हम श्वसन मार्ग कहते हैं, और जो अंग इसमें सहायता करते हैं उसको हम हम श्वसन तंत्र के अंग कहते हैं। तो फेफड़े की जो दोहरी झिल्ली होती है ये आपके प्लूरल मेम्ब्रेन से बनी होती है, प्लूरा। ये थोड़ा मेरे नोट्स में गलत है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन से बनी होती है। अब देखिए श्वसन तंत्र के अंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हैं आपके नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स जिसको ग्रसनी भी बोलते हैं, लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रैकिया, उसके बाद में ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलस, फिर एल्वियोली, फिर उसके बाद एल्वियोली में फिर रक्त से फिर हीमोग्लोबिन आया, आपका रक्त में के माध्यम से हीमोग्लोबिन आया और वो ऑक्सीजन को लेके चला गया। ठीक है, तो जो सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास, जिसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो निःश्वसन यानी कि श्वास लेना, जो हम ले रहे हैं, जितना हम ले रहे हैं उसको निःश्वसन बोलेंगे, और निःश्वसन जितना हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जितना हम ले रहे हैं और इधर जितना हम ले रहे हैं और इधर निःश्वसन में जितना हम छोड़ रहे हैं। तो हमारे वायुमंडल में हमारा जो वातावरण हो तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो 21% ऑक्सीजन में हम जो है 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं और 70% छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% होती है, उसमें हम 4% छोड़ रहे हैं। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 78% होती है, तो वो पूरा 78 ही छोड़ रहे हैं, सॉरी। तो हमने किया कि ऑक्सीजन थी वातावरण में कितना, 21, और लिया हमने 17। कार्बन डाई कितनी थी, कार्बन डाई ना के बराबर थी, और हमने छोड़ा कितना, 4%। ठीक है, तो ये 21 देखिए और ये 17, तो यहाँ पे अंतर कितना हुआ, 4 का। तो देखिए 21
21 हमने ली थी और 17 छोड़ दी थी, तो कुछ 4 के आसपास का अंतर आया। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बिल्कुल भी नहीं ली और 4% छोड़ दी। नाइट्रोजन हमने जितनी ली थी उतनी ही छोड़ी। उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखिए ये मेरा चित्र है जो मेरे खुद के नोट्स का है। तो मैंने आपको इसी के माध्यम से समझाया था कि ये ट्रैकिया है, यहाँ पे सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले हैं जो इसको आपस में चिपकने नहीं देते हैं। उसके बाद में ये आपका ब्रोनकाई हो गया, ये आपका ब्रोनकियोलिस हो गया, ये आपकी एल्वेली हो गया। एल्वेली में आपकी ऑक्सीजन आती है जिसको रक्त का हीमोग्लोबिन लेके चला जाता है और संपूर्ण शरीर में की संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में देता है। कोशिकाएं लेके जाती, कोशिकाओं के माध्यम से वो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पे जो श्वसन होता है वो आंतरिक श्वसन होता है और यहाँ पे जो श्वसन होता है वो बाह्य श्वसन होता है, ठीक है। तो श्वसन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले श्वास नासा छिद्र से नासा कपाट, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स से होकर ट्रैकिया श्वास नली में जाती है। वहाँ से ब्रोनकाई, फिर ब्रोनकियोलिस में होती हुई एल्वेली में जाती है। एल्वेली वायु कोष्ठक में उपस्थित रक्त को हीमोग्लोबिन श्वास की उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। वहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिससे 38 एटीपी बनते हैं और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जो फेफड़ों में श्वसन होता है उसको आंतरिक श्वसन उसको बाह्य श्वसन कहते हैं। जो इसको आंतरिक नहीं, इसको बाह्य श्वसन बोलेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। ऊर्जा बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी हीमोग्लोबिन ही फेफड़े के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित करता है। ये मैंने अभी पूरा जितना ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये जो फेफड़ा होता है उसमें आकर जो ऑक्सीजन होती है ट्रैकिया के माध्यम ब्रोनकाई, ब्रोनकियोलिस, फिर एल्वेली में जाती है, फिर रक्त का हीमोग्लोबिन आता है उसको लेकर जाता है, फिर कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसमें 38 एटीपी बनता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब ये देखिए इपिग्लोटिक्स, तो बस इसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया था, ठीक है। इपिग्लोटिक्स क्या होती है? हमने आपको ग्रसनी के बारे में बताया था कि ग्रसनी जो होती है वो स्वर यंत्र में भी होती है, पाचन तंत्र में भी होती है। तो इसी ग्रसनी के पास में इपिग्लोटिस होता है, तो यह गले में स्थित होता है। ये एपिग्लोटिस जो होता है गले में स्थित होता है। यह मस्तिष्क के अनुसार श्वास नली को श्वास नली में और भोजन को भोजन नली में भेजने का कार्य करता है। कभी कभी व्यक्ति किसी और सोच में होता है तो एपिग्लोटिस मस्तिष्क के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, जिसका कारण भोजन गलत नली में चला जाता है और हिचकी आने लगती है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप जो है, आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे से ना, मान लीजिए आप लोग जैसे भोजन कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ और सोचने लगते हैं, खाते खाते कुछ और सोचने लगते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है वो मस्तिष्क उसको बताता है कि देखो भोजन आ रहा है, तो वो श्वास नली की ओर हो जाता है जिससे भोजन जो है भोजन नली में चला जाए। उसके बाद जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा होता है तो मस्तिष्क से बताता है कि श्वास आ रही है, तो वो भोजन की नली की ओर हो जाता है जिससे श्वास आसानी से अंदर बाहर चली जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ये एपिग्लोटिस मस्तिष्क के जो बता रहा होता है उसको अच्छे से सुन नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग कहीं और खोए होते हैं, हम लोग का दिमाग कहीं और होता है, हम लोग कुछ सोच और रहे होते हैं, कर कुछ और है। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और दिमाग कहीं और पे है, तो उस स्थिति में हम जो है हमारे एपिग्लोटिस को ये पता ही नहीं चला कि हमें किस ओर होना है। तो हमारा जब भोजन जो है अंदर गया तो गले के पास में गया तो एपिग्लोटिस ने श्वास की नली को ना हो वो भोजन की नली पे से हटा नहीं, तो इस वजह से भोजन की नली से हटा नहीं तो हमारा जो खाना था वो श्वास की नली की ओर चला गया, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि गलत नली में खाना चला गया तो हम लोग खांसने छींकने लगते हैं, बहुत तेज़ से आंखों में आंसू से आ जाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि जब एपिग्लोटिस मस्तिष्क के संदेश को अच्छे से सुन नहीं पाता है और सही से कार्य नहीं कर पाता है, इस वजह से जो है भोजन गलत नली में चला जाता है, श्वास नली में जाने लगता है, जिस वजह से हिचकियाँ आने लगती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग लेट के खाना खा रहे होते हैं, लेट के कुछ खा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मस्तिष्क उनको संदेश दे रहा होता है और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनका भी भोजन गलत नली में चला जाता है और उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एपिग्लोटिस का काम। तो ये हमारी जो ग्रसनी होती है पाचन तंत्र में भी होती है, तो भोजन के लिए भी आवश्यक होती है और जो श्वसन तंत्र में भी होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से इसी के मार्ग से आपकी ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को मैंने जितना भी समझाया ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये बचा आपका श्वसन तंत्र के अंग, तो किस में कौन से अंग पाए जाते हैं इसको आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड,
किसमें कौन से अंग पाए जाते हैं? तो मनुष्य जो है, मनुष्य का श्वसन तंत्र का अंग फेफड़े है, ये आपको पता ही है, ठीक है। जितने भी स्तनधारी होते हैं वो फेफड़ों के माध्यम से अपनी सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जितने भी कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो श्वास नली यानी ट्रैकिया के माध्यम से, वो जो है ट्रैकिया के माध्यम से सांस लेते हैं। उसके बाद में जो आपकी मछली होती है, उनके जो ऐसे इस तरीके से देखा है, जो वो फड़फड़ाते रहते हैं, उन्हें गिल्स बोलते हैं। तो वो अपने अपने गिल्स यानी गलफड़ की सहायता से सांस लेते हैं। उसके बाद जो मेढक होता है, मेढक जो है, मेढक की 3 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। जो छोटा मेढक होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? छोटा मेढक। एक बार ये वाला क्वेश्चन जो है शायद एक एग्ज़ाम में पूछ चुका है, होम साइंस के एग्ज़ाम में। ये छोटा मेढक टेडपोल किसे बोलते हैं, टेडपोल किस अंग से सांस लेता है, इसके बारे में पूछा था। तो छोटा जो मेढक होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। तो वह अपने गिल यानी क्लोम से सांस लेता है। तो उसकी श्वसन की प्रक्रिया गिल्स यानी गलफड़ से होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो बड़ा मतलब मेढक बन जाता है, तो वह जब ज़मीन पे होता है तो फेफड़े के माध्यम से सांस लेता है, और पानी में होता है तब भी वह फेफड़े के माध्यम से सांस लेता है, ठीक है। वह ज़मीन पे हो या फिर पानी में हो, दोनों ही अवस्थाओं में वो फेफड़े के माध्यम से सांस लेता है। उसके बाद में जब वह भूमि के नीचे होता है, यानी वो जब अपनी निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो वह त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो अब आपने देखा कि जो मेढक हुआ उसकी 3 अवस्थाएं हुई, एक तो टेडपोल अवस्था, एक सक्रिय अवस्था, दूसरी निष्क्रिय अवस्था। तो उस टेडपोल अवस्था में उसने गिल से सांस लिया। उसके बाद आपकी जो सक्रिय अवस्था थी, जो ज़मीन पर थी या पानी में थी, तो उसने फेफड़े से सांस लिया। उसके बाद निष्क्रिय अवस्था यानी जो भूमि के नीचे की अवस्था थी, उस भूमि के नीचे जब हुआ था तो उसने त्वचा के माध्यम से सांस लिया। तो ये मेढक की 3 अवस्थाओं के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया हुई। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जब हम लोग समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस का समावेश होता है। जब जो मतलब हमको जो सिलेंडर लेके जाना होता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन होती है। जब पर्वत पे जाते हैं तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ में आपकी नाइट्रोजन होती है। लेकिन जब हम समुद्र तट की गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए 300 तक की गहराई पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में आपकी हीलियम की आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो वेंटिलेटर होते हैं, जब जो वेंटिलेटर के माध्यम से जो उसको ऑक्सीजन दी जाती है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन मास्क जो होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन के साथ में हीलियम की आवश्यकता होती है। तो इसको एक जो वयस्क होता है एक बार में जितनी बार सांस लेता है वो 500 मिलीलीटर सांस लेता है। कितना? 500 मिलीलीटर। तो इस जो एक बार में जितनी सांस लिया उसको टाइडल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू को आप कैसे जानेंगे? एक बोतल जो होती है, छोटी सी बोतल, तो उसमें आप एक बार जितनी भी सांस भरेंगे तो वो लगभग 500 मिलीलीटर ml होती है। तो एक बार में व्यक्ति जितना सांस लेता है तो वो उसकी वैल्यू आपकी टाइडल वैल्यू होती है और लगभग 500 ml तक होती है। एक बोतल में भी आप एक बार में जितनी भी सांस भरते हैं तो वो आपकी टाइडल वैल्यू होएगी, ठीक है। उसके बाद पूरी फेफड़े की क्षमता कितनी होती है? अधिकतम होती है लगभग 600 ml, ठीक है, 600 ml। तो एक जो जागा हुआ व्यक्ति होता है वो लगभग 1 मिनट में 16 से 20 बार, यहाँ पे 20 लिख लें, 16 से 20 बार सांस लेता है, ठीक है। वहीं जो एक सोया हुआ व्यक्ति होता है वो 12 से 20 बार लगभग सांस लेता है, ठीक है। और जो आपका एक बच्चा होता है, आपका बच्चा, ये 1 से 3 वर्ष का जो आपका बच्चा हुआ, 3 से 5 वर्ष तक के जो आपके बच्चे हुए, वो आपके 25 से 30 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। और यहाँ पे नवजात के विषय में नहीं लिखा है कि जो नवजात होता है, आपका जो नवजात होता है वो लगभग 40 से 60 बार सांस लेता है। और लेकिन अगर इससे अधिक बार सांस लेता है तो उसको श्वसन की प्रक्रिया में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक। तो ये 1 मिनट का हमने लिखा। तो आपने देखा जागा हुआ व्यक्ति 16 से 20 बार, सोया हुआ व्यक्ति 12 से 20 बार, बच्चा जो हुआ 25 से 30 बार और नवजात जो हुआ 40 से 60 बार। तो आई होप मैंने आप लोग को जो ये आज फेफड़े श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से जो भी बताया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? श्वसन तंत्र जो अंग उसमें सहायता करते हैं वो श्वसन तंत्र के अंग कहलाते हैं, और जिस मार्ग का वो अनुसरण करता है वो श्वसन तंत्र का मार्ग कहलाता है। इसमें नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया,
है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली। एल्वियोली के बाद में आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त के हेमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। वहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है जिसमें 38 ATP बनते हैं, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वहाँ पे जो श्वसन होता है वो आंतरिक श्वसन, और जो आपके फेफड़े में श्वसन होता है वो बाह्य श्वसन का होता है। और हमारा जो निःश्वसन और निःश्वसन है, तो हमारी ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%। 21% में हम लोग 21% ले लेते हैं और 70% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई परसेंटेज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग 4% छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का परसेंट 78 होता है, 78 ही लेते हैं, 78 ही छोड़ भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये श्वसन की पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोग को समझा दी है। फिर मैंने ये डायाफ्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गर्भवती महिलाओं में डायाफ्राम काम करना बंद कर देता है। ये डायाफ्राम के माध्यम से ही श्वसन की श्वसन, श्वास लेने और छोड़ने में डायाफ्राम सबसे ज़्यादा मदद करता है। गर्भवती महिलाओं में जो ये डायाफ्राम काम करना बंद कर देता है तो पसलियाँ इस कार्य को करने लगती हैं। एपिग्लोटिस भी मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम किसी और चीज़ में दिमाग हमारा होता है तो मस्तिष्क के संदेश को हम समझ नहीं पाते, एपिग्लोटिस सही से कार्य नहीं करता है, जिस कारण से भोजन गलत नली में चला जाता है और हिचकियाँ आने लगती है, ठीक है। उसके बाद में कौन किस अंग से सांस लेता है वो भी मैंने आपको बता दिया। मनुष्य, कीट, मछली और मेढक की 3 अवस्थाएं बताई थी। उसमें आपका टडपोल अवस्था, उसके बाद सक्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। टडपोल अवस्था में गिल से और सक्रिय अवस्था में फेफड़े से, उसके बाद में निष्क्रिय अवस्था में त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कहाँ पे कितनी आवश्यकता होती है, उसके साथ कौन कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। टाइडल वैल्यू अब मैंने आपको बता दिया कि एक बार बोतल में जितनी भी हम श्वास भरते हैं उसको हम लोग टाइडल वैल्यू बोलते हैं। लगभग वो 500 ml होती है। पूरी फेफड़े की क्षमता होती है लगभग 600 ml। उसके बाद जागा हुआ व्यक्ति 16 से 20 बार सांस लेता है, सोया हुआ व्यक्ति 12 से 20 बार, बच्चा 25 से 30 बार, नवजात 40 से 60 बार। उसके बाद यहीं पे आपका जो श्वसन का टॉपिक हुआ, यहीं पे आपका श्वसन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझा दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं अब बहुत ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको लोगों को जो भी मैंने लिखा हुआ है तो वो थ्योरी आप लोग को प्रोवाइड करती जा रही हूँ, ताकि पेपर तक की आप लोग का अच्छे से पूरी थ्योरी कवर हो जाए। तो प्लीज़ अच्छे से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।